हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर सिक्स क्लास। हम बात कर रहे थे जो ये टॉपिक था टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। तो आपने एक चीज़ शायद महसूस की हो कि पहले राजा शासन करते थे, है ना। और वहाँ पे रानी हुआ करती थी, राजकुमार हुआ करते थे, उनकी फैमिली से ही, रॉयल फैमिली से बार बार राजे महाराजे होते रहे थे। लेकिन आप सोच के देखिए कि आज के टाइम पे ऐसा होता है? नहीं, क्योंकि राजे महाराजे वाला कंसेप्ट ही नहीं रहा। अब हम वोट दे के चुनते हैं सबको। जिस दिन आप 18+ हो जाएंगे बेटा, 18 ईयर्स एज आपकी हो जाएगी, आप भी वोट देने के लायक हो जाएंगे और आप अपने सरपंच से लेके पीएम तक के लिए वोट कर सकते हैं, जहाँ जहाँ आप अपनी जगह पर रह रहे हैं। तो वो उसी की बात हो रही थी। तो यहाँ पे एक बात कही गई थी कि आप देख सकते हैं कि जहाँ पे राजा, मतलब डिस्कशन की बात है, एक बार आप देखें। क्या आपको लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है लोगों के लिए कि टू बी इन्वॉल्व इन डिसीजन दैट अफेक्ट देम? जो उनके लिए डिसीज़न लिए जाते हैं, जो उन पर असर डालते हैं, उनमें आपको शामिल होना चाहिए। तो आप कहेंगे यस सर, बिल्कुल शामिल होना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ मेरे लिए नियम कानून कायदे बन रहे हैं, मेरे लिए लॉ बन रहा है, तो मुझे उसमें शामिल ज़रूर होना चाहिए। ओके, गिव 2 रीजन्स फॉर योर आंसर। आपने 2 रीज़न दे सकते हैं आप। वैसे ही जो क्वेश्चन आंसर है ना, आप चाहें तो अपनी नोटबुक में लिखें, और मैं चाहता भी हूँ कि आप लिखें, क्योंकि ये आपके खुद के वर्ड्स के बेस पे बनेगा। आप हेल्प ले सकते हैं किसी की, मेरी हेल्प ले सकते हैं, घर में किसी की हेल्प ले सकते हैं, बट आप चैप्टर जब समझ रहे होंगे तो उसके बाद जब आप वर्क करेंगे तो आप इजीली अपना वर्क कर पाएंगे। विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट वुड यू प्रेफर टू हैव इन द प्लेस यू लिव इन एंड वाई? जहाँ आप रहते हैं तो कैसी गवर्नमेंट चाहते हैं? राजाओं वाली गवर्नमेंट चाहते हैं या इलेक्टेड गवर्नमेंट चाहते हैं जिससे आप चुन सकते हैं? आपका इन दोनों में से जो भी आंसर है वो क्यों है, आप वो भी लिखें। थर्ड, विच ऑफ द स्टेटमेंट बिलो इज़ करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? करेक्ट दो स्टेटमेंट दैट यू थिंक नीड करेक्शन। और उस सेंटेंस को करेक्ट कीजिए जिन्हें लगता है आपको कि ये करेक्ट होने चाहिए। पहला है एक मोनार्की। मोनार्की का मतलब बेटा राजशाही, मतलब जहाँ राजा या रानी राज कर रहे हो, वैसा सिस्टम। और जो डेमोक्रेसी है वो आज का सिस्टम है जहाँ वोट देते हैं, पीएम और प्रेसिडेंट एमपी एमएलए को चुनते हैं, सीएम को चुनते हैं। समझ रहे हैं आप? तो दोनों यही 2 शासन के तरीके हैं और आप शायद दोनों से थोड़ा सा फैमिलियर हैं। तो अगर मोनार्की है, द कंट्री सिटीजन आर अलाउड टू इलेक्ट हुम एवर दे वांट। मोनार्की में कंट्री के जो लोग हैं उनको ये मतलब राइट दिया गया है कि वो जिसको चाहे इलेक्ट कर सकते हैं। क्या ये राजशाही में पॉसिबल है? तो इसमें से क्या गलत है वो आपको सही करके लिखना है। इन अ डेमोक्रेसी ए किंग हैज़ एब्सोल्यूट पावर टू रूल द कंट्री। और एक डेमोक्रेसी में राजा को सारे अधिकार होते हैं। डेमोक्रेसी में राजा को सारे अधिकार होते हैं कि वो पावर्स को रूल करके कंट्री पर राज करता है। तो दोनों में से क्या गलती हैं, अपने स्तर पे आप उसको एक बार देखें और रीराइट करेंगे। ये सारे क्वेश्चन आप नोटबुक में ज़रूर करेंगे। ये होमवर्क है आपका, आप ध्यान रखें इस बात का। ये आपका होमवर्क है, ये आप ज़रूर उसको उस पर क्लिक करके ज़रूर रखें। यही आपको करना भी है, ठीक है। फिर एक लास्ट है उसमें कि इन अ मोनार्की पीपल कैन रेज क्वेश्चन अबाउट द डिसीजन द मोनार्क टेक्स। मोनार्की में, राजशाही में, लोग जो राजा डिसीजन ले रहा है उसके बारे में क्वेश्चन उठा सकते हैं क्या? सोच के देखिए। या डेमोक्रेसी में आप अच्छा उठा सकते हैं? आपको ये चीज़ समझ के एक बार को आंसर लिखना है, ठीक है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं, समझ लेते हैं। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी। बेटा इंडिया में लोकतंत्र है। लोकतंत्र, लोकतंत्र यानी लोगों का तंत्र, लोगों का सिस्टम, जहाँ लोग ही वोट देते हैं, लोगों के लिए देते हैं और लोग ही उसमें से चुने जाते हैं। भाई आप में और हमारे बीच में से तो ही सरपंच खड़े होते हैं, पीएम खड़ा होता है, एमपी एमएलए खड़ा होता है, सीएम बनते कि नहीं बनते? तो ये लोगों की गवर्नमेंट होती है। कौन सी? डेमोक्रेसी। इंडिया भी डेमोक्रेसी है बेटा। दिस अचीवमेंट इज़ द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग एंड एवलफुल स्ट्रगल ऑफ द इंडियन पीपल। अच्छा, हम डेमोक्रेसी बने हैं इसके लिए हमने बहुत लॉन्ग टाइम तक संघर्ष किया है, क्योंकि इससे पहले अंग्रेज़ थे और उससे भी पहले से राजा हुआ करते थे।
देयर आर अदर प्लेसेस इन द वर्ल्ड वेयर पीपल हैव ऑल्सो स्ट्रगल टू हैव डेमोक्रेसी। जब आप थोड़े और बड़े हो जाएंगे स्टूडेंट्स, 6, 7, 8 के बाद आगे बढ़ेंगे, तो आप ये चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जहाँ आप पाएंगे कि वहाँ बहुत सारे लोगों ने स्ट्रगल किया है कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ें और उन्होंने अपनी कंट्री के लिए डेमोक्रेसी के लिए बढ़ावा दिया। You know that the main feature of democracy is that the people have the power to elect their leaders। ये मैंने आपको भी समझाया था कि डेमोक्रेसी की सबसे अच्छी बात होती है कि लोग ही इलेक्ट करते हैं अपने लीडर्स को, वोट देते हैं। सो इन अ सेंस दैट डेमोक्रेसी इज़ रूल्ड बाय द पीपल। तो एक अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो क्या कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो होती है वो रूल की जाती है लोगों के द्वारा। द बेसिक आइडिया इज़ दैट पीपल रूल देमसेल्फ बाय पार्टिसिपेटिंग इन द मेक ऑफ दिस रूल्स। अच्छा, बेसिक आइडिया मतलब सही बात तो ये है कि लोग ही किसी हर डिसीज़न में अपने आप को उसमें इन्वॉल्व पाते हैं। कैसे? मान लीजिए आप 5 साल किसी लीडर को या सरकार को चुनना चाहते हैं, उसने अच्छा वर्क नहीं किया तो आप उसको वोट मत करो। आप चाहेंगे तो पावर में लाएंगे और आप ना चाहें तो वो पावर में नहीं आएंगे। यह आपके और मेरे ऊपर है। वोट देने की पावर इतनी बड़ी होती है, ठीक है। फिर इसमें आगे एक चीज़ बताई गई है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है हमारे टाइम्स में, वो यूजुअली रिफर्ड की जाती है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को। रिप्रेजेंटेटिव मतलब रिप्रेजेंट कौन करता है हमें हमारा MP MLA ही तो रिप्रेजेंट करता है। हमारे एरिया का सबसे बड़ा लीडर वही तो होता है, क्योंकि हमने उसे चुन के भेजा है। वो हमारा प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंट करता है हमें हमारी लीडरशिप को वो दिखाता है हमारी विधानसभा से, हमारे डिस्ट्रिक्ट से, हमारे स्टेट से। तो मतलब जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसको हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कह सकते हैं, क्योंकि हर कोई अपने इलाके से आया हुआ विधायक या MLA MP होता है। इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली। अच्छा, होता क्या है कि जब आपने रिप्रेजेंटेटिव चुन दिए UP से, बिहार से, राजस्थान से, दिल्ली से, हरियाणा से, तमिलनाडु से, केरला से, महाराष्ट्र से, हर वहाँ के लोगों ने अपने अपने MP चुन के दिल्ली भेज दिए। अब वो लोग हमारे बारे में डिसीजन लेंगे, तब हम डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं, क्योंकि आपने उन पर भरोसा जताया और उनको वोट दे के भेजा है। बट इंस्टेड चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस। लेकिन एक चीज़ और होती है, इलेक्शन प्रोसेस से हम भी उनको चुन के भेजते हैं। बेटा, इलेक्शन होते हैं, वोट डालते हैं, और वहाँ भी इलेक्शन होते हैं। जब ये आपस में MP MLA बैठते हैं तो इनमें आपस में वोटिंग की जाती है कि यस, हम इनको अब अपना मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। जब स्टेट की बात होती है तो बेटा जो MLA होते हैं वो चुनते हैं, कौन? CM। और जो MP होते हैं वो कौन चुनते हैं? PM। इस तरह से अपने आप में से वो लोग इन लोगों को चुनते हैं, ठीक। तो वही बात हो रही थी कि दीज रिप्रेजेंटेटिव मीट एंड मेक, यही लोग आपस में बेटा मिलते हैं और फिर यही लोग बाद में अपने वो आप में से किसी लीडर्स को डिसीज़न लेते हैं और अपनी सारी कामों को अंजाम देते हैं। डिसीजंस फॉर द एंटायर पॉपुलेशन, पूरी पॉपुलेशन के लिए फिर डिसीज़न लेते हैं। आप देखो ना, पार्लियामेंट से चाहे ड्राइविंग लाइसेंस का कानून हो, फास्टैग को लागू करना हो, GST लगाना हो, या वाटर बॉडी पे बिल की बात हो, या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात हो, हर तरह के लॉ बनते हैं हमारे यहाँ, ठीक है। आगे देखते हैं। दीज डेज अ गवर्नमेंट कैन नॉट कॉल इटसेल्फ डेमोक्रेटिक अनलेस इट अलाउ व्हाट इज़ नोन एन यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी। देखो बेटा, एक चीज़ और समझ लो, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब होता है कि आप 18+ हो गए और आपको वोट देने का अधिकार है, ठीक। बस आप इतना समझ लीजिए इसको। एडल्ट मतलब 18+, और यूनिवर्सल मतलब सबको, चाहे जहाँ जहाँ जो लोग हैं 18 साल के हो गए उनको अब वोट देने का अधिकार है। तो गवर्नमेंट को हम तभी तक डेमोक्रेटिक कह सकते हैं जब तक कि वो ये वोट देती है, वोट देने का अधिकार देती है। अगर ये वोट देने का अधिकार हमसे छीन ले तो हम उसको डेमोक्रेटिक नहीं कहेंगे। तो वही बात कही है। दिस मीन्स दैट ऑल अडल्ट्स इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट। तो इसका मतलब वही हो गया कि बेटा कंट्री में जितने भी अडल्ट हैं 18+, एडल्ट का मतलब 18+, जैसे 18 साल की एज होती है वो सारे लोग हमारे यहाँ वोट डाल सकते हैं। इंडिया में तो बेटा यही सिस्टम है। एक यहाँ देख रहे हैं आपने शायद कभी देखा हो, ये बुजुर्ग हैं वोट डालने जा रहे हैं और ये देखो उंगली पे निशान मिल रहा है क्योंकि ये वोट डालना है इन्हें। अब यहाँ पे एक बात करते हैं, देखो वोट्स फॉर वुमेन। आप जान के हैरानी होगी कि दुनिया में वुमेन को हमेशा से पहले वोट देने का अधिकार नहीं था। यहाँ तक कि अमेरिका और फ्रांस जो डेवलप कंट्री हैं वहाँ भी नहीं होता है।
ठीक, जरा एक बार पढ़ना शुरू करते हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा। नाउ वेयर इन द वर्ल्ड हैव गवर्नमेंट विलिंगली शेयर्ड पावर। भाई दुनिया में अब हर कोई पावर को शेयर करता है, महिलाओं के बीच, ऊंच नीच की भावना के बीच। क्यों? क्योंकि ऊंच नीच की भावना थी तभी नीचे लोगों वाले लोगों को भी पावर दी गई। चाहे गोरा हो, चाहे काला हो, चाहे महिला हो, पुरुष हो, हर तरह के लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है। ऑल ओवर यूरोप एंड यूएसए वुमेन एंड द पुअर हैड टू फाइट फॉर द पार्टिसिपेंट इन द गवर्नमेंट। चाहे बेटा यूरोप की बात हो, यूएसए की बात हो, जिन्हें आज सबसे ज़्यादा डेवलप कहा जाता है, वहाँ बेटा महिलाओं ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है वोट्स के लिए, लड़ाई करने के लिए कि उन्हें वोट देने का अधिकार मिला, वो नहीं मिलता था। वुमेन स्ट्रगल टू वोट गॉट स्ट्रेंथन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब वोट देने की जो सबसे अच्छी स्ट्रगल की बात की जाती है हिस्ट्री में, तो वो कहा जाता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया महिलाओं ने कि उन्हें राइट टू वोट मिले। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड द वुमेन्स सफरेज मूवमेंट। एज अ टर्म सफरेज यूजुअली मीन्स राइट टू वोट। बेटा सफरेज वर्ड का मतलब होता है राइट टू वोट, और वुमेन सफरेज मूवमेंट का मतलब क्या हुआ कि महिलाओं ने अपने राइट टू वोट के लिए आंदोलन चलाया, पूरा बहुत लॉन्ग टाइम तक चला है। आप जब 9th में आएंगे तो इस चीज़ के बारे में ज़रूर अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, आगे क्या हुआ? ड्यूरिंग द वॉर मैनी मैन वर अवे फाइटिंग। भाई जब लड़ाई हो रही होगी तो भाई जो आदमी है वो तो बाहर ही जाएंगे ना। एंड बिकॉज ऑफ दिस वुमेन्स वर कॉल्ड अपॉन टू डू वर्क। अब इससे क्या हुआ, महिलाओं पे सारा बोझ आ गया, वो सारा काम एक्स्ट्रा और करती थी। दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड मैंस वर्क, जो कहा जाता था कि ये आदमियों का काम है। जब आदमी बेटा बॉर्डर पे चला जाएगा लड़ने तो बाकी सारे काम कौन करेगा। मैनी वुमेन बिगन ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क। भाई अब महिलाएं, पुरुष है नहीं तो महिलाएं एक साथ आके अपने काम को मैनेज करने के लिए वर्क कर रही हैं। When people saw this, they began to wonder why they had created so many unfair stereotypes. अब जब लोगों को आश्चर्यचकित होने लगा, स्टीरियोटाइप का मतलब होता है बेटा घटिया सोच। वो जो घटिया सोच थी, एक निम्न सोच थी, तुच्छ सोच थी कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती हैं, पुरुष कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते हैं। तो धीरे धीरे उनको बड़ा आश्चर्य होने लगा कि ये काम तो अब महिलाएं कर रही हैं। ठीक, सो द वुमेन बिगेन टू बी सीन एज बीइंग इक्वली केपेबल ऑफ मेकिंग डिसीजन। तब वहाँ की सोसाइटी में, यूएसए में, यूरोप में ये कहा गया कि जो महिलाएं डिसीजन लेती हैं, पुरुष डिसीजन लेती हैं, उसमें बराबरी का दर्जा दिया जाए। और वहीं से दिया जाने लगा, क्योंकि ज़्यादातर मेंस जो थे वो बाहर लड़ाई में ही अपनी जान झोंक रहे थे, और इधर महिलाएं अपने सारे काम करने के बाद वो भी काम जो पुरुष के लिए माने जाते थे वो भी कर रही हैं। तो इस तरह से महिलाओं के लिए वहाँ अवेयरनेस बढ़ी। धीरे धीरे महिलाओं को उन चीज़ों के बारे में पता चला, और धीरे धीरे पता चलने के बाद लगा कि महिलाओं को वो राइट्स भी चाहिए जो पुरुषों के होते थे। तब वहाँ पे राइट टू वोट नहीं था बेटा, तब वहाँ पे वो स्ट्रगल हुआ बहुत बड़े टाइम तक। ठीक है, तो वही कहता है कि जो सफ्रेजेट डिमांड ये करती थी कि राइट टू वोट हो सभी वुमेन्स के लिए, एंड टू गेट देयर डिमांड हर्ड दे चेन देमसेल्फ टू रेलिंग इन पब्लिक प्लेसेस। एक साथ चेन बना के, अपने को रैली बना के पब्लिक प्लेस में चलती थी, और इस तरह की बातें, जैसे आज आप देखते हैं ना कोई मूवमेंट होता है तो सब लोग एक साथ होते हैं, जैसे किसान एक साथ हैं, ऐसी महिलाएं एक साथ होती थी अपनी बात को रखने के लिए और मनवाने के लिए। वो इस तरह की बातों को सहारा लिया करती थी। मैनी सफ्रेजेट वर इम्प्रिजन्ड एंड वेंट ऑन हंगर स्ट्राइक। सफ्रेजेट्स वो लोग जो राइट टू वोट की लड़ रहे थे, बेचारे वो लोग जेल भी गए, उन्होंने भूख हड़ताल भी की, एंड दे हैड टू फेड बाय फोर्स, और उनको ताकत के दम से वहाँ से हटाया भी गया जहाँ जहाँ जिस जगह पे वो आंदोलन करते। अमेरिकन वुमेन गॉट द राइट टू वोट इन 1920। अमेरिका में जो महिलाएं बेटा उनको वोट देने का अधिकार 1920 में मिला है। ये क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखिएगा। वाइल द वुमेन इन द यूके गॉट टू राइट टू वोट द सेम टाइम टर्म्स एज मैन ईयर लेटर 1928। यूके का मतलब बेटा यूनाइटेड किंगडम से है। यूनाइटेड किंगडम जैसे आज इंग्लैंड कहते हैं या ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं, वहाँ पे वुमेन्स को राइट टू वोट मिला 1928 में, यानी 8 साल वहाँ और स्ट्रगल हुआ यूरोप में। अलग अलग देश की कहानी है। इंडिया में राइट टू वोट बेटा 1947 के बाद ही मिल गया था, जैसे हम आज़ाद हुए थे, क्योंकि ये सब चीज़ें पीछे कंट्री से हम सीख रहे थे और वही चीज़ें हमने अपने यहाँ अडॉप्ट कर ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। देखिए हमने यहाँ पढ़ा था कि कहाँ पे है, यस, अब इस पैराग्राफ पे आ गए हम
कि सबको वोट देने का अधिकार मिला कंट्री में, बट इट वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस। ऐसा हमेशा नहीं था बेटा। कैन यू बिलीव दैट एवर देयर वॉज अ टाइम व्हेन गवर्नमेंट डिड नॉट अलाउ वुमेन एंड द पुअर टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस। एक ऐसा भी टाइम था कि गरीबों को बेटा कोई वोट देने का अधिकार नहीं था और महिलाओं को तो बिल्कुल भी नहीं था। तो महिलाएं चाहे अच्छे घर की हों चाहे निम्न घर की हों, वो गरीब जैसी हालत थी क्योंकि उनको राइट नहीं था वोट देने का। इन देयर अर्लीस्ट फॉर्म गवर्नमेंट अलाउड ओनली मैन एंड ओन प्रॉपर्टी एंड वर एजुकेटेड। शुरुआत में क्या किया गया, जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी होती थी उनको वोट दिया गया, राइट दिया गया वोट देने का, और सिर्फ मैन को ये रखा गया, इसमें वुमेन को नहीं रखा गया। वुमेन के पास प्रॉपर्टी है तो भी उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। दिस मीन दैट वुमेन, द पुअर, द प्रॉपर्टीलेस एंड द एजुकेटेड वर नॉट अलाउड टू वोट। अब इसका मतलब हुआ कि वुमेन्स, जो गरीब है वो, जिस पर प्रॉपर्टी नहीं है वो, और जो पढ़ा लिखा नहीं है वो, उसको उस टाइम अलाउ ही नहीं था वोट देने का। जबकि डेमोक्रेसी ये कहती है कि सब लोग बराबर हैं, सबको अपने लिए अधिकार मिलने की बात होनी चाहिए। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। द कंट्री वॉज गवर्न बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन दैट दीज फ्यू मैन मेड। अब होता क्या है, सोच के देखिए आप, इंडिया में बेटा 545 MP हैं जो न्यू दिल्ली में बैठते हैं। ये सारे लोग मिल के हमारी कंट्री का भविष्य तय करते हैं, और हम लोग हैं 1 अरब 30 करोड़ लोग। तो कुछ ही आदमी हैं जो अरबों लोगों की ज़िंदगी का फैसला लेते हैं, नियम कानून कायदे लॉ बनाते हैं। कहाँ पे? पार्लियामेंट में बैठ के। तो कंट्री वॉज गवर्न बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन दैट फ्यू मैन मेड। ये तो सच है ना। इसलिए अच्छे लोगों को चुन के भेजिए, अच्छे लोगों को वोट दीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। इंडिया की बात करें, जब हम आज़ाद नहीं थे बेटा, आज़ादी से पहले की बात है, ओनली ए स्मॉल माइनॉरिटी वाज अलाउड टू वोट। कुछ ही लोगों को, माइनॉरिटी का मतलब होता है जो लोग काउंटिंग में बहुत कम है, अल्पसंख्यक, कुछ ही लोगों को राइट था वोट देने का। एंड दे देयरफॉर केम टुगेदर टू डिटरमाइन द फेट ऑफ द मेजॉरिटी। और वो सब मिलके, मेजॉरिटी मतलब बहुसंख्यक, जो पूरे इंडिया में सबसे से ज़्यादा लोग हैं, उनके बारे में डिसीजन लेते थे ये लोग। सेवरल पीपल इंक्लूडिंग गांधी जी वर शॉक्ड एट द अनफेयर ऑफ दिस प्रैक्टिस। और इस तरह से गांधी जी को बेटा शौक लगा, क्योंकि आज़ादी से पहले की बात हुई, क्योंकि वो पढ़े लिखे थे, वो जानते थे कि कुछ लोगों के हाथ में जब डिसीज़न रहेगा जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोच सकते हैं, और मेजॉरिटी ऑफ पीपल से पूछा ही नहीं जाता है, तो उस देश का भला कैसे हो सकता है। ये वही बात है कि मैं आपसे ही ना पूछूं बेटा आपको क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या चीज़ आपको पसंद है, और मैं अपनी मर्ज़ी से आपको ज़बरदस्ती चीज़ें देता रहूं, कैसा लगेगा आपको। एंड डिमांडेड दैट ऑल एडल्ट्स हैव द राइट टू वोट। गांधी जी ने डिमांड किया कि ये अनफेयर है, ये चीज़ ठीक नहीं है, बहुत गलत है, और जितने भी एडल्ट हैं 18+ हो जाते हैं उनको राइट टू वोट मिलना चाहिए। दिस इज़ नोन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का बेटा मीनिंग है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या है कि जितने भी एडल्ट हैं उनको राइट टू वोट होना चाहिए 18+, उसी को हम बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ओके, फिर एक बात लिखी है कि अपनी एक जर्नल मतलब एक बेटा लेख होता है अखबार की तरह। यंग इंडिया था जो 1931 में गांधी जी ने उसमें लिखा। यंग इंडिया बेटा किसने लिखा? महात्मा गांधी ने। आई कैन नॉट पॉसिबली बियर द आइडिया दैट द मैन हु हैज़ गॉट वेल्थ शुड हैव द वोट। भाई मुझे तो ये आइडिया किसी हिसाब से ठीक नहीं लगता है कि एक ऐसा आदमी जिसके पास सिर्फ पैसा है और उसको ही राइट टू वोट होना चाहिए। बट दैट अ मैन हु हैज़ अ गॉड करेक्टर बट नो वेल्थ और लिटरेसी शुड हैव नो वोट। बट एक ऐसा आदमी जिसका चरित्र बहुत अच्छा है, उसके पास पैसा नहीं है, या फिर वो लिटरेट नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, उसको वोट देने का अधिकार नहीं हो, ऐसा कैसे? ये गलत है। और दैट अ मैन हु वर्क्स ऑनेस्टली बाय द स्वेट ऑफ हिज ब्रो डे एंड डे आउट शुड नॉट हैव द वोट फॉर द क्राइम ऑफ द बीइंग अ पुअर मैन। और वो आदमी जो पसीने से भीगा हुआ दिन भर काम करता है लथपथ, और उसको वोट न देने का अधिकार ऐसा लगता है जैसे उसको कोई क्राइम कर रहा है और वो कोई, हम उसको राइट नहीं दे रहे हैं। ये गलत है। चाहे बेटा हमारे देश में राष्ट्रपति हो, चाहे भिखारी हो, चाहे कोई ठेले वाला हो, सब्जी वाला हो, मोची हो, बार्बर हो, किसान हो, सबके वोट देने का अधिकार है। सबके वोट एक है, सबके वोट की वैल्यू भी एक है। ये गांधी जी ने अपने जर्नल में लिखा था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। आप मैप देखेंगे तो मैप में आप अपने नेबर्स को देखें, अपने यूनियन स्टेट और टेरिटरी को देखें, अपने डिस्ट्रिक्ट और नेबर का नाम लिखें। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आप लिख सकते हैं। आप चाहें तो मैप में देख सकते हैं, ये सारे आंसर लिख सकते हैं। ठीक है। अब ये जो एक्सरसाइज है ना स्टूडेंट, ये वाली जो एक्सरसाइज है, ये वाली आप अपने बुक में ही करेंगे, और ये आपका
होमवर्क है, आपको इन सारे डिसीजंस के बारे में सोच के टिक लगाना है कि इन तीनों में से कौन सी गवर्नमेंट फैसले लेती है यहाँ पे, ठीक। और ये करके आपको फिर भेजना है, फिर आपको बताना है। फिर यहाँ पे ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं, ये छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनको हम कल करवा देंगे। तो ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। बहुत अच्छा चैप्टर था। आई होप आपको अच्छा समझ में आया होगा। आपको जो चीज़ समझ में नहीं आई होगी आप वो पूछ लीजिएगा। थैंक यू क्लास।